अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2 H2O2 के गुण। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट लिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। ओके, तो देखो बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी में जाए तो एनहाइड्रस H2O2 इज सिरपी लिक्विड एंड कलरलेस। ओके, कि जो बिल्कुल प्योर H2O2 है जिसमें कोई वाटर नहीं है, जो एनहाइड्रस स्टेट में है वो कैसा होता है, सिरपी लिक्विड और कलरलेस। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आ जाए कि मिसिबल इन वाटर एट एनी प्रोपोर्शन, आप वाटर में से किसी भी प्रोपोर्शन में डाल दें डिसॉल्व हो जाता है। रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फॉर्म हाइड्रेट, और ये वाटर के साथ जो हाइड्रेट बनाता है वो फॉर्मूला है H2O2 into H2O, ओनली वन H2O मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड है। ओके, जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है। एंड आल्सो सॉल्युबल इन ईथर एंड अल्कोहल, इसके अलावा ये वाटर में तो डिसॉल्व होता ही होता है और ईथर में भी डिसॉल्व है और अल्कोहल में। तो समझे बच्चों कि जल में पूर्णतः प्रत्येक अनुपात में विलय है, और क्या बना लेता है जब जल में घुलता है तो H2O2 into H2O हाइड्रेट। इसके अतिरिक्त ये ईथर में और अल्कोहल में भी डिसॉल्व होता है। ओके, थर्ड पॉइंट में आ जाए, डेंसिटी देख रहे हैं आप, वाटर से ज्यादा है। रीजन है एक सिरपी नेचर होना, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से कहीं ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है, एट 273 पर ये डेंसिटी है। फ्रीजिंग पॉइंट है -0.89 डिग्री सेंटीग्रेड, जो वाटर से भी कम है। बट बॉइलिंग पॉइंट देखो 152 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका रीजन है कि H2O2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो H2O के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ज्यादा है उसमें और स्ट्रॉन्ग भी है। ठीक है, तो इसके कारण इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, ये सिरपी नेचर का हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और हाईली एसोसिएटेड लिक्विड ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रीजन यही है इतना इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाना। और आप देख रहे हैं कि लिखा है डिकम्पोज्ड एट बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से ब्रेक नहीं होते और इससे पहले ही H2O2 डिकम्पोज्ड हो जाता है। समझ गए ना, मतलब स्टेबल वाटर भी अनस्टेबल नहीं है, और इसमें हाईली एसोसिएटेड लिक्विड है ये और एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो समझ गए बच्चों कि ये है इसका घनत्व, ये है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट। आप बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं वाटर से काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, और ये अगर इसको हीटेड किया जाए तो ये बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज्ड हो जाता है, मींस स्टेबल ज्यादा नहीं है। हाईली एसोसिएटेड लिक्विड है, मींस इसके मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, और यही रीजन है कि ये सिरपी नेचर का होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं विस्कोसिटी, तो 1.25 सेंटीपोइस है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ठीक है 70.7, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये लगभग वाटर के आसपास का ही दिख रहा है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी वाटर के आसपास में है। ये कौन सी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी S मीटर इनवर्स 5.1 into 10⁻⁻8। तो ये है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, रासायनिक गुणों में, और फर्स्ट है इसका एसिडिक नेचर, अम्लीय गुण। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये डाइप्रोटिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, समझ गए ना, लेकिन बहुत ही वीक होता है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो बेस है उनके साथ ये डाइप्रोटिक और डाइबेसिक एसिड नेचर शो करता है। बट जो लिटमस पेपर है उसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये न्यूट्रल। लिटमस पेपर से कोई रिएक्शन नहीं करता जैसे वाटर नहीं करता। तो लिटमस पेपर के रिस्पेक्ट में देखें तो ये तो क्या है, न्यूट्रल। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लें तब ये डाइप्रोटिक एसिड है या डाइबेसिक एसिड है। ये 2 टाइप से आयोनाइज होता है, एक तो H+ HO-, हाइड्रो पेरोक्साइड है। यहां पर इसका क्या दिखता है, मोनो बेसिक नेचर। जब इस तरह से अगर कहीं हाइड्रो पेरोक्साइड बना रहा है तो वो वहां पर मोनो बेसिक नेचर होगा, और जब इसका एक H+ और निकल जाए और O2 बन जाए तो ये कहलाता है पेरोक्साइड आयन, और यहां पर अब इसका क्या हो जाएगा, डाइबेसिक नेचर। अगर कहीं पर पेरोक्साइड बना रहा है ये डायरेक्ट
कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया जाए और उसका कोई पेरोक्साइड बन रहा है तो वो वहां पर डाइबेसिक नेचर शो करता है। फॉर एग्जांपल यहां देखो आप 1 इक्विवेलेंट NaOH के साथ में H2O2 तो बनेगा NaHO2 + H2, तो ये मोनोबेसिक नेचर शो करता है, मींस सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड सॉल्ट बन गया। ओके, ये जो सॉल्ट है अभी भी क्या है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर, एसिडिक सॉल्ट बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि अभी भी इसमें एक H प्रोटॉन के फॉर्म में है और अगर 2 इक्विवेलेंट से रिएक्शन हो जाए तो ये बन गया सोडियम पेरोक्साइड, डाइबेसिक नेचर दिख रहा है यहाँ पर। ओके, और ये जो सॉल्ट बना ये कैसा है, न्यूट्रल सॉल्ट। तो इस तरह से ये दोनों तरह के सॉल्ट्स बना सकता है, मोनोबेसिक नेचर वाले और डाइबेसिक नेचर। और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आप देख रहे हैं वाटर से ज्यादा है, 1.55 × 10⁻12 स्ट्रॉन्गर देन वाटर, वाटर से कहीं ज्यादा एसिडिक है लेकिन फिनॉल से कम है। तो यहां तक बात समझ गए, तो ये है इसका एसिडिक नेचर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी और ये है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। काफी क्वेश्चंस हैं इसमें जो कि एक्सरसाइज में मिलते हैं और कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ध्यान रखें कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल, तीनों मीडियम में जो है क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। इट शोज ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। बेसिक मींस एल्कली, एल्कलाइन मीडियम। ओके, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों माध्यमों में ऑक्सीकारक गुण होता है। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर लेंगे कौन से मीडियम में, एसिडिक। तो देखो बच्चों, एसिडिक मीडियम में ये किस तरह से जो है एसिडिक नेचर शो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो भी रिड्यूसर है उससे रिलीज होते हैं। तो ये H2O2 यहाँ पर, और ये बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर आपको देखना है कि जो H2O2 है वो ऑक्सीडाइजर भी है, रिड्यूसर भी है, लेकिन आप कैसे पहचानें कि कौन सी रिएक्शन क्या दे रखी है, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है या रिड्यूसिंग। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा वहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो ऑक्सीजन -1 स्टेट में होता है वो इस तरह से -2 में चेंज हो जाता है। मींस यहाँ पर H2O2 है, हर एक ऑक्सीजन की -1 दिखती है, तो जब ये ऑक्सीजन चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और ये इसमें चेंज हो जाएगा -2। मींस अगर हम यहाँ कहें कि ये है -1, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको इस तरह से 2 ऑक्साइड आयन बने हुए दिखेंगे, पर ऑक्साइड में 2 चार्ज लगेगा। यहाँ देखो आप -1 है और यहाँ जाके क्या हो गया है, -2। तो जहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा वहां पेरोक्साइड ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये जो है ये क्या है, पेरोक्साइड, और ये क्या बन गया, यहाँ पर क्या है, किसमें चेंज हो गया बच्चों, ऑक्साइड में। तो ये पहचान है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को इस तरह से, तो ये है इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम के H+ इलेक्ट्रॉन्स और इनसे मिलके ये H2O में चेंज हो जाता है। अब देखो यहां पर अगर हम इसकी एक रिएक्शन देखें, ठीक है, या हम इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रिएक्शन जो लिखी है मैंने इसको ऐसा लिखा है, H2O2 ब्रेक हुआ, H2O और O, यही इसका एक पोटेंशियल इक्वेशन भी है। ज्यादातर जो मॉलिक्यूलर फॉर्म इक्वेशन मिलेगा देखने को आपको वो ऐसा ही लिखा होगा, H2O2 से H2O और ये क्या निकला, नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो भी रिड्यूसर है उसके इलेक्ट्रॉन से मिलकर किसमें चेंज हो जाएगा, H2O में, या फिर ये ऑक्सीजन सीधा उसको ऑक्साइड में चेंज कर देगा। ओके, देखो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, फेरस सल्फेट को फेरिक में चेंज करता है। तो 2FeSO4 + H2SO4 पहले चेंज हुआ Fe2SO4 होल थ्राइस + 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। मींस ये जो SO4 है वो इसके साथ आ गया, तो ये 2 Fe-SO4, ये 2H+, और यहाँ पर इसकी +2 स्टेट थी। अब यहाँ क्या हो गई बच्चों, +3, और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। ये जो है H2O2, यही रिएक्शन फिर मैंने लिखी, H2O2 जो आपने मिलाया है प्लस ये 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन जोड़ दें तो हमारे पास की इक्वेशन बन जाएगा, तो ये लिखूंगा। इसी को आयनिक फॉर्म में लिख दें तो 2Fe2+ + H2O2 + 2H+, तो यहां से Fe3+ + H2, तो कुल मिला के फेरस आयन किसमें चेंज हुआ है, फेरिक। तो 2
ट्रांसफर हुआ है इन दोनों के बीच में, समझ गए ना। तो यहां से यहां अगर आप देखें इससे यहां, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ऑक्सीडेशन, और यहां से यहां ये है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं बच्चों। एक रिएक्शन समझ में आ गई। अब दूसरा आता है पीवीएस के साथ, जो ऑयल पेंटिंग होती है, समझ गए बच्चों, ऑयल पेंटिंग, उसमें PbSO4 का यूज होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है। लेकिन धीरे धीरे PbSO4 एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स जैसे H2S है और भी अदर, उनसे किसमें चेंज हो जाता है ये PbS में, और ऐसे में जो ऑयल पेंटिंग है वो कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो इस ऑयल पेंटिंग जो ब्लैक होती है उसे H2O2 में जब धुला जाता है तो वो फिर से रिस्टोर हो जाता है कलर में, फिर से व्हाइट हो जाती है। तो यहां पर भी H2O2 सल्फर को -2 से और +6 में ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यहां पर कुल मिलाकर 4 H2O2 यूज होते हैं, और इस तरह से PbS को किस में चेंज कर देते हैं, PbSO4 में। हम ऐसे लिख सकते हैं 4 H2O2 प्लस, तो चेंज हुआ 4 H2O में, 4 ऑक्सीजन, और PbS प्लस 4 हो तो मिला क्या बन गया, PbSO4। यहां पर -6 था और यहां +6 हो गया, टोटल इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से जो ऑयल पेंटिंग ब्लैक पड़ गई थी उसमें कलर रिस्टोर हो जाता है और फिर से वो क्या हो जाती है, व्हाइट। तो ये क्वेश्चन आया भी है कि ऑयल पेंटिंग जो है ब्लैक हो जाए, अगर हम उसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में रख दें तो वो रिस्टोर हो जाता है कलर। ये किस प्रॉपर्टी को शो करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, तो ये किसको, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ओके, तो पहले यहां तक ऐड। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट ये है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर ये फेरस स्टेट में है, और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो +3 आएगा। तो इस रिएक्शन में H2O2 ने पोटेशियम फेरोसाइनाइड को फेरिसाइनाइड में ऑक्सीडाइज किया। देखो हुआ कैसे प्रोसेस, अगर आप यहां देखें तो 2HCl प्लस H2O2, ओके, तो यहां से एक ऑक्सीजन इससे रिलीज हुआ और ये चेंज हो गया किसमें, अगर आप देखें तो यहां से ये 2H और एक ऑक्सीजन, तो कुल मिलाकर यहां बना 2H2O, ओके, और +2Cl माइनस। और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन जरूरी है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं अभी हम आगे बताते हैं। तो ये बन गया 2H2O और प्लस क्या, 2Cl माइनस। अब देखो यहां पर H2O2 का फंक्शन इतना है कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और 2H+ लेकर एसिडिक मीडियम में और किस में चेंज हो गया, मींस हम यहां ऐसा लिख सकते हैं कि 2H+ प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2H2, बाकी तो Cl। अब क्या होगा कि ये जो आपने लिया है 2K4FeCN6 प्लस 2Cl माइनस, अब देखो यहां से 2 क्लोराइड निकल जाए और चार्ज ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहां से ये जो ऐसा है, जब ये चेंज हो जाता है किसमें, 2K3FeCN6, तो अब यहां पर हो गया 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज हो गए, यही इलेक्ट्रॉन यहां यूज हुए, समझ गए बच्चों। और ये जो है 2Cl माइनस, तो जो 2K बचे उनके साथ क्या बना दिया, 2KCl। तो ये ध्यान से सुने कि इस तरह से ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड को पोटेशियम फेरिसाइनाइड में ऑक्सीडाइज कर देता है, और उल्टा भी होती है रिएक्शन जिसमें रिडक्शन नेचर होता है। तो यहां पर H2O2 से इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐड हुए और इसने HCl को चेंज कर दिया H2O में, और क्लोराइड फ्री हो गए। यही क्लोराइड इसके पोटेशियम आयंस को निकाल रहे हैं और इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ओके, जस्ट यहां पर देखो ये माइनस है, 2 ये इस तरह से ऑक्सीडाइज होंगे, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें ट्रांसफर होंगे तो ये चेंज हो जाता है 2KOH प्लस किस में आ जाएगा, तो यहां पर -1 था और यहां 0 हो गया। तो यहां से यहां क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन। कुल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए यहां से यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, जस्ट यहां देखो आप C6H6, तो ये चेंज हो जाता है C6H5OH, एक ऑक्सीजन इनके बीच में आता है और कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है इसका बेंजीन। जस्ट ऐसा ही यहां से ये सल्फर रिलीज हो जाता है और ये चेंज हो जाता है H2O और प्लस क्या, सल्फर, तो -2 और 0। तो इस पूरी प्रोसेस में आपने देखा
कि यहाँ पर सल्फर का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, यहाँ तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, इस रिएक्शन में आ जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी क्वेश्चंस हैं। डी ब्लॉक में आप जाओगे तो K2Cr2 जब डिटेल में आता है तो वहां पे भी ये रिएक्शन आती है। तो यहां देखें आप, जब K2Cr2 और H2SO4 इनको ईथर में मिक्स किया जाता है, या हम ये कहें अभी हटा दें, इनको मिक्स किया जाता है, तो पहले ये कंपाउंड बना H2Cr2। अभी आप देखोगे यहाँ इसका कितना है, +6, तो यहाँ पर भी है +6, यहाँ पर कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। H2O2 हम जानते हैं डिकम्पोज होता है H2O + O में, ये है, और इस पूरी प्रोसेस में 4 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, तो ये जो बनता है कंपाउंड, ये एक ब्लू कलर का कंपाउंड होता है जो कि स्टेबल इन ईथर, इसमें स्टेबल होता है ईथर में, और प्लस H2O। ओके, इस पूरी रिएक्शन को अगर आप ऐड कर दो तो आप देखते हैं ये बना। यहां पर क्रोमियम की कितनी स्टेट थी, +6, और यहां जाके आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो भी यहां पर कितना है, +6। मींस यहां से यहां चेंज होने में क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया, जो भी चेंज आया है वो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में आया। मींस यहां पर जो ऑक्सीजन है, समझ गए ना, यहां पर ऑक्सीजन क्या है, रिड्यूसर ये है, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर देखो तो यहां पर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए H2O2 में से। तो यहां पर अगर आप देखें कि टोटल इसमें ये है इसका स्ट्रक्चर, -1 -1 -1 और क्रोमियम में ये है, तो यहां टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -12। क्यों कर दी, क्योंकि ये 2 मोल बन रहा है। एक क्रोमियम जो है 6+ रख रहा है, तो 2 क्रोमियम की हो गई, यहां पर अगर आप क्रोमियम का देखें तो ये हो गई 12+, और टोटल ऑक्सीजन की हो गई -12। ओके, यहां तक बात समझ गए। और यहां पर अगर आप देखें कि टोटल ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 14 में से 12 तो इसके लिए यूज हो गए, ठीक है, और 2 एक H2O के बनने में, क्योंकि 4 H2O तो यहां से आ रहे हैं, तो कुल मिला के 14 ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आया है यहां। फिर ये जो कंपाउंड होता है, ये पूछा जाता है कि ये नील ब्लू कलर का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है इस रिएक्शन में, उसका फॉर्मूला क्या है, ये। दूसरा, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ये है। इसमें कितनी परऑक्साइड लिंकेज दिख रही है बच्चों, परऑक्साइड लिंकेज अगर आप देखें, ओके, तो परऑक्साइड अगर आप यहां पर लिंकेज देख रहे हैं तो कितनी है, 2। एक ये परऑक्साइड लिंकेज और ये, तो ये समझ गए ना बच्चों कि यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो यहां पर इस H2 के Cr2O7 यहां 14 माइनस थे, ये 12 माइनस ये है, 2 माइनस ये है, तो कुल मिला के कितने माइनस हो गए, 14 माइनस। मतलब जितने माइनस यहां थे उतने माइनस यहां है, कोई एक्स्ट्रा चेंज नहीं आया। और यहां पर भी देख लो, क्रोमियम की 6+ थी, क्रोमियम की 3+ हो गई, तो यहां पर क्रोमियम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है। कुल मिला के इससे लेके यहां तक अगर आप देखें तो एक क्रोमियम 6+ से 3+ में चेंज हो रहा है, तो यहां पर आप देखें 4 क्रोमियम, तो 12 तो चेंज ये हो गए इलेक्ट्रॉन, समझ गए ना। तो कुल मिला के 12 इलेक्ट्रॉन का चेंज तो यहां पर आ रहा है, हो गए। तो लॉन्ग स्टैंडिंग, पहले तो ये समझे कि अगर इसको लॉन्ग स्टैंडिंग में रख देते हैं तो ये धीरे धीरे इसमें चेंज हो जाता है, और पूरा सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का था वो कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का, समझ गए ना। तो ये केवल ईथर में ही स्टेबल है। तो एक तो क्वेश्चन ये है कि ईथर में ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ब्लू कलर, वो किसके कारण आ रहा है, ग्रीन कलर किसके कारण आ रहा है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब आता है कि इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज देखें कि कितना चेंज आया है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो देखो यहाँ H+ है, यहाँ H+, इनमें तो कोई चेंज नहीं आया। सल्फेट यहाँ है, सल्फेट यहाँ, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आया। जो भी चेंज आया है वो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और क्रोमियम की। तो क्रोमियम यहां से यहां चले जाएं आप, तो 6+ थे और कितने प्लस हो गए, 3+। तो पहले तो आप टोटल यहां देखें कि कितने -4 है और कितने प्लस है। तो अभी आपने देखा कि एक CR5 में
कितने होते हैं -6, तो ऑक्सीजन के -6 × 4, तो ये हो गया -24 हो गए। यहां चले जाओ आप, क्रोमियम के कितने हैं, क्रोमियम आप यहां देख रहे हैं 4, तो 4 क्रोमियम 3+ है, तो 12 तो ये हो गए, और 12 माइनस यहां हो रहे हैं क्योंकि पर ऑक्सीजन की, तो टोटल ये भी कितने माइनस हो गए। तो यहां देखो कि यहां पर टोटल ये जो है 24 माइनस यहां है, ठीक है, तो 24 माइनस का चेंज यहां आएगा, 12 माइनस ये है और 12 जो है यहाँ ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए कुल मिला के, तो ये चेंज आता है। तो पहले आप इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट और बता दूंगा, यहां तक समझ। अब देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ बता रहा था कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पर अगर आप चले जाएं तो 24 है टोटल प्लस, और माइनस कितने हैं 24। यहां से यहां जाएं तो अब यहां कितने बच्चे हैं 12+, इसका मतलब है कि 12 इलेक्ट्रॉन तो यहां ट्रांसफर हो गए, कितने में से -24 में से 12 इलेक्ट्रॉन तो ये ट्रांसफर हो गए, तो इसको 12+ में चेंज कर दिया, 24 में से 12 ही प्लस तो बचे ना, तो 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, और जो 12 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चले गए हैं माइनस, तो यहाँ पर ये 12 माइनस यहाँ ट्रांसफर हुए, तो कुल मिला के जो 24 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है 12 यहाँ पर है 12 यहाँ पर। ओके, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है इस रिएक्शन में। ओके, इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में लगभग वही सेम रिएक्शन है, बस ये है कि यहाँ पर इस तरह से चलती है, H2O2 से निकला O, फिर ये जो O है अगर मैं इसको हटा दूं, है ना, ये क्या करता है कि जो H2O है प्लस यहाँ क्या है O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किसमें चेंज हो गया 2OH माइनस में। अब ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से है, तो जैसे फेरस आयन दिया जाए तो ये किसमें चेंज हो जाएगा 2Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आप इस पूरी रिएक्शन को ऐड कर दो तो आप देखोगे कि क्या हुआ है 2Fe2 प्लस अगर हम यहाँ देखें H2O2, ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया है 2Fe3 प्लस 2OH माइनस। तो ये एक बेसिक मीडियम है कि फेरस को फेरिक में चेंज कर देता है, फेरस सल्फेट ले लिया जाए तो फेरिक, एक ये रिएक्शन है। दूसरे MnSO4 बेसिक मीडियम है, OH पहले बन गया MnO2 प्लस 2H प्लस SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर +2 था, यहाँ हो गया +4। फिर ये जो 2H प्लस है प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन और H2, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजर हो गया, फिर यहाँ पर तो ये बन गया 2H2। अगर आप इस पूरी रिएक्शन को ऐड कर दें तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास MnSO4 प्लस H2O2 इक्वल टू MnO2, यही है ना। और देखो आपके पास यहाँ पर क्या था MnSO4 प्लस 2OH, तो यहाँ पर आप लिख दें प्लस 2OH माइनस प्लस H2O2, तो चेंज हुआ है ये MnO2 प्लस 2H2O और प्लस SO4 माइनस 2। तो यहाँ कुल मिला के ये बेसिक मीडियम में है कि जो +2 था इसे किसमें चेंज कर दिया इसने +4 में। तो ये भी एक, तो ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन, फेरस को फेरिक में, Mn2 प्लस को Mn4 प्लस में, तो ये है H2O बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडाइजिंग नेचर। यहाँ तक नोट करो। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इसकी कुछ रिड्यूसिंग नेचर की रिएक्शंस में। अब ये रिड्यूसर भी है, जब अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर से मिल जाता है तो ये एक रिड्यूसर भी बनता है। देखो इसकी दोनों मीडियम में होती है, एसिडिक मीडियम में और एल्कलाइन मीडियम में। H2O2 जब डिकम्पोज्ड होता है तो H2O प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है, बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन है। आप सीधा सा इतना सा ध्यान रखना है कि अगर कोई हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन दी है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, मींस जो ये है हमारा कौन सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो O2 में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर वो किसका वर्क कर रहा है रिड्यूसर का। मींस यहां पर ये क्या है बच्चों रिड्यूसर अपचायक। अब देखो कैसे पहचानोगे, जैसे HOCl प्लस H2O2, तो HCl प्लस यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये ऑक्सीजन और इसकी ऑक्सीजन मिलके बन गई O2 और H2O यहाँ से हो गया अलग, तो
तो ये हो गया। जस्ट O3 में देखो O3 प्लस ये एक ऑक्सीजन इसका और एक ऑक्सीजन इसका, तो O2 बन गया और O2 ये बन गया। तो यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2O2 और प्लस क्या H2। तो यहां से एक O2 जो है मतलब एक O इसका एक O मिलके O2 और एक O2 ये बचा। तो यहां पर H2O2 किसकी तरफ वर्क कर रहा है, अपचायक की तरह। ये क्वेश्चन होता है कि ओजोन के साथ H2O2 की रिएक्शन में कौन अपचायक कौन ऑक्सीकारक है। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर ओजोन ऑक्सीकारक और वैसे भी ओजोन कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है H2O2 से। तो इस तरह से यहाँ पर H2O2 ने रिड्यूसर की तरह वर्क किया है। KMnO4 के साथ देख लो, KMnO4 H2SO4, तो K2SO4 MnSO4 प्लस 3H2 प्लस 5O। इन 5O को हमें हटाना है, तो 5O के लिए हम 5H2O2 ले लो प्लस 5, तो 5H2 ये आप यहाँ पर भी ये क्या है रिड्यूसर। अगर आप टोटल रिएक्शन KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2O2, तो K2SO4 प्लस MnSO4, कितना MnSO4 2 हो जाएगा, प्लस 3H2O और प्लस 5H2O प्लस 5O। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो जहां जहां पर भी ये रिड्यूसर की तरह वर्क करे आप पहचान जाए वहां ऑक्सीजन जरूर निकली होगी। PbO2 और H2 तो PbO प्लस है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। Br2 प्लस H2 तो H2HBr प्लस यहाँ से O2 रिलीज हो गई। तो ये रिएक्शन ऐसी है जहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है मतलब क्या है, वो रिएक्शन रिड्यूसर की है। और कहीं O- से 2- बन रहा है, कहीं कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है, तो वहां ध्यान रखें वो ऑक्सीडाइजर है। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों कुछ और रिड्यूसिंग नेचर की प्रॉपर्टीज हैं। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहां आयरन की कितनी हो गई +2। तो यहां 2 मोल्स है, मींस यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो देखो यहां पर KOH, ये कौन सी रिएक्शन है, बेसिक मीडियम में। ओके, तो बेसिक मीडियम में जब इसको ट्रीट किया जाता है पोटेशियम फेरिक साइनाइड KOH और ये, तो देखो यहां पर 6 है और 2 ये मिल गए, हो गए 8। बाकी 2 मोल FeCN होल 6, तो ये है। यहां बचे 2OH, तो 2OH और ये H2O2, तो यहां से रिमूव हो गया क्या 2H2O और प्लस क्या O2। तो यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने एक किसकी तरह वर्क किया है, रिड्यूसर की तरह, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो गए। जस्ट ऐसा ही यहां से एक ऑक्सीजन निकाल दो, एक ऑक्सीजन इसका, एक ऑक्सीजन तो बन गया O2, ये बचा H2O और ये बचा KO3। जस्ट ऐसा ही देख लो यहां से, यहां पर हो गया MnSO4। ओके, और यहाँ कितना स्टेट था आप देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों +7, यहाँ कितनी हो गई +5, जस्ट है यहाँ पर +4, यहाँ हो गई +2। तो यहाँ से हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो बन गया H2O। ये ऑक्सीजन जो है वो बन गया 2H2O, मतलब कुल मिला के 2 ये और एक H2O इसका, तो ये हो गया। बाकी क्या बचे O2, तो ये निकल गया। समझ रहे हैं ना कि 2H2 + 2H2 बन गया 2H2O, और ये ऑक्सीजन को सीधा निकाल दिया। अब हम आ जाते हैं ब्लीचिंग एक्शन, विरंजन गुण। तो देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत इजी गोइंग नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है। ये ऑक्सीजन कलर्ड सब्सटेंस को, रंगीन पदार्थ को कलरलेस कर देता है, और इसी को बोलते हैं क्या बच्चों, ब्लीचिंग। समझ गए ना, नवजात ऑक्सीजन निकला यहां से, और ये जो नवजात ऑक्सीजन है, समझ रहे ना, ये रंगीन पदार्थ को इस तरह से रंगहीन कर देता है। यही है क्या इसकी ब्लीचिंग एक्शन, विरंजन क्रिया। रंगीन पदार्थ का रंगहीन होना ही क्या कहलाता है बच्चों, विरंजन। और ये एक स्थायी विरंजन है। ये क्या है बच्चों, स्थायी विरंजन, मतलब एक बार कलर चला गया तो दोबारा नहीं लौटेगा। बस दूसरे मीडियम कहीं से ला सकते हैं, लेकिन परमानेंट इसका रिवर्स नहीं है ये प्रोसेस, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में चलेगा। तो ये एक ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जब कोई कलर ऑक्सीडेशन के कारण कलरलेस हो जाता है, तो वहां पर एक परमानेंट ब्लीचिंग होती है, मींस H2O2 एक परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है। इसका यूज होता है ब्लीचिंग करने के लिए, जैसे डेलिकेट मटेरियल जो सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मतलब कहें कि डेलिकेट टाइप के, जैसे आइवरी है, सिल्क है, वूल है, लेदर है, फेदर, इनको कलरलेस करने में किया जाता है। इसके अलावा पल्प है, लेदर है, ऑयल है, फैट है, टेक्सटाइल कपड़े हैं, इनको भी ब्लीचिंग है, ठीक है, ब्लीच करने में H2O2 यूज होता है। बालों में कलर लाना होता है तो पहले बालों को ब्लीच किया जाता है, समझ गए ना, उसके बाद जो होते हैं क्या किया जाता है, कलर चढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही वूल्स को पहले कलरलेस किया जाता है, फिर मनचाहे रंग से रंग दिया जाता है। यही सिल्क के साथ होता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि
इसमें एक परमानेंट ब्लीचिंग होती है। ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के कारण है, और इसमें निसेंट ऑक्सीजन निकलती है। तो ये था। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजर भी है, रिड्यूसर भी है और ब्लीचिंग एजेंट भी है, तीनों की तरह वर्क करता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो या रिड्यूसिंग नेचर, दोनों मीडियम में मिलते हैं, न्यूट्रल मीडियम में भी मिलते हैं। ओके, तो यहां तक आप नोट कर। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस ले लें। जैसे है, पहला है कि ब्लीचिंग एजेंट फॉर सिल्क, वूल, फेदर, लेदर, पल्प, टेक्सटाइल। ये तो मैंने पहले बता दिया आपको कि रेशम है, ऊन है, पंखों को, चमड़ों, लुगदी, कपड़ों आदि के विरंजन में, और ये स्थायी विरंजन होता है। दूसरा है यूज फॉर वॉशिंग, बाउंस, घावों को धोने में, टीथ को, दांतों को धोने में, ठीक है। ईयर्स हैं, कानों को धोने में, इनमें यूज होता है, और ये एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, और इसका नेम होता है, ट्रेड नेम है परहाइड्रोन। समझ गए ना, ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब इस तरह से बाउंस टीथ या ईयर्स को एंटीसेप्टिक कंडीशन में लाने के लिए किया जाता है तो उसका नेम होता है परहाइड्रोन। इसके अलावा ये वैल्यूएबल एंटीसेप्टिक है, ये इन सब के लिए एंटीसेप्टिक मैंने आपको बताया कि पूर्तिरोधी। इसके अलावा माइल्ड डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड्स भी है, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो ये एक कीटाणुनाशी भी होता है, ठीक है। फिर आता है रिस्टोरिंग ऑफ कलर, ऑयल पेंटिंग। आपको अभी मैंने बताया था ऑक्सीडेशन में कि ये जो ऑयल पेंटिंग पीबीएस से PbSO4 से जब PbS में बदल जाती है तो वो काली पड़ जाती है, उसे H2O2 से धुला जाता है, जिसके कारण वो कलर फिर वापस आ जाते हैं, तो ऑयल पेंटिंग को पुनः रंगीन करने में होता है। इसके अलावा 40% H2O2 यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट प्रोपिलेंट। रॉकेट प्रोपिलेंट में 40% H2O2 का उपयोग रॉकेट प्ररोधक के रूप में किया जाता है। ऑक्सीडाइजर होता है एक फ्लूइड और एक ऑक्सीडाइजर, तो ये किसका वर्क करता है? ऑक्सीडाइजर का। इसके अलावा Na2B2O22 और OH4, इसको बोलते हैं सोडियम परबोरेट। इसका यूज होता है ब्राइटनर इन डिटर्जेंट, जो हाई क्वालिटी के डिटर्जेंट्स होते हैं, वॉशिंग सोडा होता है, उसमें इसका ब्राइटनर के फॉर्म में यूज किया जाता है कपड़ों को चमकाने में। इसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड इन अ ग्रीन केमिस्ट्री। एक चैप्टर आएगा पॉल्यूशन वाला या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री में जो है इसका यूज होता है इन पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। घरों से या जो उद्योगों से कचरा निकलता है, वहित स्राव, वहित मल जिसको बोलते हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है H2O2 से। इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड, साइनाइड कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है, बहुत ही पॉइजनस होते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन टू स्वेज वेस्टेज, स्वेज वेस्टेज जो वहित मल होता है, जब पानी में जाता है तो वहां पर वो ऑक्सीजन को कम कर देता है, वहां पर भी ऑक्सीजन को मतलब एक उसका एरोबिक कंट्रोल करने के लिए भी H2O2 का यूज होता है। तो समझते बच्चों कि इसका उपयोग हर एक रसायन में किया जाता है, घरों, उद्योगों से निकले हुए कचरा के ट्रीटमेंट में, प्रदूषण नियंत्रण में मतलब, और साइनाइडों के ऑक्सीकरण में, वहित पदार्थों में ऑक्सीजन को नियंत्रित करने में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा पूछे गए जैसे एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ये हो गया जो कि इसके यूजेस में आते हैं। तो यहां तक आप समझ गए। तो ये था पूरा कंप्लीट H2O2 के बारे में। ओके, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2O2 ओजोन के साथ किस तरह वर्क करता है, तो ध्यान रखें ओजोन ऑक्सीडाइजर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूसर होता है। और वहां पर आपने देखा जब भी H2O2 रिड्यूसर होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो ओजोन के साथ ही ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, इसलिए यहां पर क्या है, एक रिड्यूसर है। ओके, तो इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है H2O2 का टेस्ट कैसे लगाया जाए, कैसे पहचान की जाए। समझिए ना, ये हम कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है? तो देखो पहला तो ये है कि H2O2 K2Cr2O7 और ईथर अगर ये मिलाते हैं और ब्लू कलर आ जाए, समझ गए ना, और इससे और यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आप समझ जाएं कि वो किसको प्रेजेंस तो कर रहा है, इसको तुम्हारा H2O2 की प्रेजेंस को बता रहा है। एक्वस यहाँ पर H2SO4 मिला है, ये तीनों अगर ब्लू कलर आ जाए तो ये टेस्ट है। दूसरा H2O2 और Ki मिला है, आयोडीन बनती है, स्टार्ट के साथ क्या आता है, ब्लू कलर। और अगर PbS में H2O2 मिला है तो ये ब्लैक कलर का होकर व्हाइट हो जाता है। तो ये तीन टेस्ट है जिससे हम H2O2 का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर। तो देखो ये जो H2O2 है,
एक तो नॉन लीनियर, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, और एक बुक की तरह, खुली हुई बुक की तरह है। मतलब हम ये कहें कि ये एक बुक है तो वो इस तरह से खुली हुई है, ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है इस तरह से खुली है। और ये एंगल कितने का है? 1110.5 डिग्री। जब ये गैसियस फेस में होता है तब ये है। उसमें रीड जो है, ये वाली बोन जो है, यहाँ पर तो होगा ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन इस वाले पेज पे चला गया और एक इस तरह से। तो एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। हम इसको क्या बोल सकते हैं? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ये जो एंगल है ये खुला हुआ है 11.5 डिग्री का है। ये बॉन्ड डिस्टेंस होती है, बॉन्ड लेंथ है 95 पिकोमीटर की, और ये जो डिस्टेंस है ये है 147.5 की, और ये जो एंगल है वो है कितना? 94.8 डिग्री का। ये हाइब्रिडाइजेशन, इसमें अगर आप देखें तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 जैसा, sp3 वाला है। और जो बिल्कुल वाटर के समान है, वाटर में भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3। तो दोनों में, वाटर में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में यही सिमिलरिटी है कि दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी नहीं है। तो ये क्या है? गैस फेज में। और ये है सॉलिड फेज। सॉलिड फेज में थोड़ा ये बुक ज्यादा खुली थी, सिकुड़ जाती है, तो ये एंगल थोड़ा घट जाता है, मतलब पन्ने पूरा ना खुलते, कुछ ही खुले होते हैं। बाकी बॉन्ड लेंथ में ये एंगल थोड़ा और बढ़ जाता है, जब ये पास आएंगे तो ये फैल जाते हैं। और बाकी बॉन्ड लेंथ पैरामीटर्स मैंने यहाँ लिखे हैं। यहाँ पर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। तो इस तरह से नॉन प्लेनर, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, ओपन बुक के जैसी, खुली पुस्तक के जैसा है। ये इनके पैरामीटर्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना। यहाँ तक अब देखो बच्चों, अब आता है, एक होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। H2O2 का आयतन सामर्थ्य। ओके, तो H2O2 का ये होता क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, ओके, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट NTP प्रोड्यूस्ड बाय 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 मींस H2O2 के 1 वॉल्यूम से कितना O2 प्रोड्यूस्ड हो रहा है, किसमें? NTP में। वही क्या कहलाता है? H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ। समझ गए बच्चों कि NTP पर O2 का आयतन, जो एक आयतन H2O2 विलयन से प्राप्त होता है, उसे हम बोलते हैं क्या? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। देखो, जैसे कि एग्जांपल है कि 1 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन गिव 10 ml ऑफ O2 एट NTP, या फिर हम ये कहें 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन गिव 10 लीटर ऑफ O2 एट NTP। तो ध्यान रखें कि यहाँ ml H2O2 का वॉल्यूम लेंगे तो ml में ही O2 होनी चाहिए, ये लीटर में है तो ये लीटर। तो ये दोनों कंडीशन, मतलब NTP पर 1 ml H2O2 से 10 ml O2 मिले, या 1 लीटर H2O2 से 10 लीटर H2O2 मिले, तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितनी होगी? 10। 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से जितने लीटर O2 मिल जाए, या 1 ml H2O2 से जितने ml O2 मिल जाए NTP पर, वही H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब अगर हमें नॉर्मलिटी निकालनी हो H2O2 सॉल्यूशन, ये क्या है बच्चों? नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। अगर आपको, ठीक है, H2O2 की नॉर्मलता निकालनी है, ओके, तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, अपॉन 5.6। मोलरिटी निकालनी है, ये क्या है? मोलरिटी। तो मोलरता निकालनी हो तो मोलरता निकालने का फॉर्मूला है वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2। और हम जानते हैं कि नॉर्मलिटी पता हो तो स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन क्या लेंगे? नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास मींस 17 कर लें, या फिर मोलरता के बेस पर लेंगे तो मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। इससे हमें ग्राम पर लीटर में, ये जो है किसमें आ जाएगी? ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन आ जाएगी। और अगर हमें परसेंटेज ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो नॉर्मलिटी इनटू 1.7 कर दें, या मोलरिटी इक्वल टू 3. क्यों ऐसा क्यों हुआ है बच्चों? क्योंकि 1 लीटर में इतने ग्राम है, तो 100 ml में कितना होगा? तो 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से इससे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देख लें, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड और ऑब्टेन्ड बाय 10 ml ऑफ 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। समझ गए बच्चों? क्वेश्चन है कि 10 ml 20 आयतन H2O2 विलयन से प्राप्त O2 क्या होगा।
तो देखो यहाँ पर पहले समझें आप कि 20 वॉल्यूम H2O2, 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या होता है, मींस 1 ml ऑफ H2O2 गिव 20 ml ऑफ O2। ये हुआ ना कि 1 ml H2O2 से कितना 20 ml O2 मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो ये फॉर्मूला सीधा ध्यान रखना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इनटू वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है 20 और उसका वॉल्यूम H2O2 का कितना हो गया 10, तो कितना आ गया 200 ml O2। अगर मैं कहता कि 20 ml है तो कितना, तो 20 से मल्टीप्लाई कर, 15 है तो कितना होता है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है H2O2 की, जैसे मैंने यहाँ पर दे रखी है, और उसका वॉल्यूम भी दे रखा है H2O2 का, और पूछ लिया जाए ऑक्सीजन कितना निकलेगा, तो सीधा सा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इनटू वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20 था, वॉल्यूम था 10, कितना मिल जाएगा 200 ml। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 ऑब्टेन्ड बाय 0.68 ग्राम ऑफ H2O2 एट NTP। तो इसका तो बिल्कुल सिंपल सा है, पहले आप रिएक्शन लिख लें, H2O2 डिसोसिएटेड हुआ ये, तो इसका मोलर मास के बेस पर टोटल वेट होगा 68 ग्राम। तो 68 ग्राम से O2 कितना मिल रहा है 22.4 लीटर। तो मैंने पूछा है 60.68 ग्राम से कितना होगा, 68 से 22.4, तो 0.68 से कितना मिल जाएगा 0.224 लीटर। यहां तक बात समझ गए, ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए, कैलकुलेट परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2। तो सबसे पहले क्या करो आप नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर लो, नॉर्मलिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6, इससे आ गया नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जब आ जाए तो मैंने आपको परसेंटेज बताया है, सॉल्यूशन की परसेंटेज ऑफ H2 नॉर्मलिटी इनटू 1.7, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगी आपको परसेंटेज ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। और भी देखते हैं आप सॉल्यूशन, देखो 2-3 क्वेश्चन और हैं। ओके, इनको भी सॉल्व कर देता हूं मैं, ये बिल्कुल बन जाएंगे आपसे। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट नॉर्मलिटी मोलैरिटी परसेंटेज ऑफ 10 वॉल्यूम। तो इतना तो बहुत इजी है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6, तो 10 अपॉन 5.6। मोलैरिटी कितनी हो जाएगी बच्चों 10 अपॉन 11.2, और परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मलिटी मींस आपको 10 अपॉन 5.6 इनटू 1.7। आप चाहें तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां गया, तो यहां कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2। मैंने कौन सा क्वेश्चन कर दिया था अभी, यहां तक कैलकुलेट परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ, ये भी कर दिया, ये हो गया। अब आता है कि द अमाउंट ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ कितना नॉर्मल। तो ध्यान से देखें आप कि सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है। स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है नॉर्मलिटी इनटू 17। तो नॉर्मलिटी देखो कितनी है 1.5 इनटू 17, ये आ गई ग्राम पर लीटर, मींस 1 लीटर में तो है 1.5 इनटू 17 ग्राम H2O2। तो मैंने पूछा 2 लीटर में कितना होगा, तो 1.5 इनटू 17 इनटू 2, इतना ग्राम H2O2 होगा। तो इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चन हैं, आप इसको अच्छी तरह से कर लेंगे तो मैं समझता हूं अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको सॉल्व करने। तो यहां तक नोट करें।